केशव नगर राज्य के एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक मेहनती किसान रहा करता था। आदित्य के परिवार में उसके माता पिता के अलावा उसकी एक छोटी बहन भी थी जो कि विवाह के लायक हो चुकी थी। एक दिन आदित्य अपने खेत में हल चला रहा था कि तभी उसका मित्र कन्हैया उसके पास आकर बोला, अरे आदित्य, तुमने सुना? गांव के मुखिया के घर जिसने चोरी की थी वो हमारे गांव का ही मोहनलाल है। और जब उससे पूछा गया कि उसने चोरी क्यों की तो उसने कहा कि उसकी मजबूरी थी। उसने ये भी कहा कि वो चोरी करना नहीं चाहता था, सब भाग्य का खेल है। अरे ऐसा वही कहते हैं जो मेहनत नहीं करते और हमेशा अपने भाग्य पर रोते रहते हैं। मूर्ख कहीं के। अरे मूर्ख, इतना भी नहीं समझते कि मेहनत से ही भाग्य बनता है। इतना बोलकर आदित्य फिर से अपना हल चलाने लगा और कन्हैया वहां से चला गया। शाम को जब आदित्य अपने घर की ओर जा रहा था तभी उसके कानों में एक साधु की आवाज टकराई। अरे रुक जाओ। क्या हुआ साधु महाराज, आपने मुझे क्यों पुकारा? कुछ देर पहले जब तुम अपने मित्र से बात कर रहे थे तब मैं तुम्हारे खेत के पास ही एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ तुम दोनों की बातें सुन रहा था। दरअसल मुझे तुम्हारी भाग्य की परिभाषा अच्छी लगी। अब कहना क्या चाहते हैं आप साधु महाराज? देखो, जिस मुखिया के घर पर जिस चोर ने चोरी की थी वो सत्य कह रहा है। उसने चोरी मजबूरी में की थी। मजबूरी हमसे हर वो काम करा लेती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस चोर ने सही कहा था, सब भाग्य का खेल है। लेकिन साधु महाराज, मैं अब भी अपनी बात पर अटल हूं। इंसान अपना भाग्य अपनी मेहनत से बनाता है। जब कोई इंसान अपने जीवन में मेहनत नहीं करता तो वो सारा का सारा दोष भाग्य पर ही डाल देता है। आदित्य, मेहनत के साथ साथ इंसान का भाग्य अच्छा होना भी आवश्यक है। अगर इंसान का भाग्य अच्छा नहीं हुआ तो उसकी सारी मेहनत बेकार जाती है और उसकी सारी योजना धरी की धरी रह जाती है। क्षमा कीजिए साधु महाराज, लेकिन मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। मैं कोई साधारण साधु नहीं हूं आदित्य। मुझ में भूत, भविष्य और वर्तमान देखने की क्षमता है। तुम्हें बहुत जल्द मेरी बातें समझ आ जाएंगी। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया। आदित्य अपने घर पर पहुंचा ही था कि तभी उसकी माँ रुक्मिणी उससे बोली, अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या हुआ माँ? आदित्य, अब तुम्हारी बहन मोनी विवाह के लायक हो गई है। हमने उसके लिए अच्छा वर भी ढूंढ लिया है। लड़का बहुत अच्छा है और हमारे गांव के जमींदार का दूर का रिश्तेदार भी है। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं अपनी बहन का विवाह खूब धूमधाम से करूंगा। मेरी फसल इस बार सारे राज्य में बहुत अच्छी होगी। बस कुछ दिन बाद फसल की कटाई प्रारंभ होने वाली है। मैं अपनी फसल को राज्य में बहुत अच्छे दाम में बेचूंगा और फिर देखना, मैं अपनी बहन का विवाह धूमधाम से करूंगा। आदित्य के परिवार वाले मुस्कुराने लगे। मगर अगले दिन जब आदित्य अपने खेत पर गया तो खेत का दृश्य देखकर वो पूरी तरह से घबरा गया। अरे ये क्या, मेरी फसल में तो कीड़े लग गए। ये कैसे संभव हो सकता है? हे भगवान, मुझे जल्द से जल्द अपने खेत में दवाई छिड़कनी होगी, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आदित्य ने उसी दिन अपने खेत में सख्त दवाई छिड़क दी। उसने बहुत प्रयास किया मगर कीड़े लगना बंद नहीं हुआ और उसकी फसल बर्बाद हो गई। अपनी मेहनत को इस तरह से बर्बाद होता देख आदित्य उदास हो गया और चुपचाप अपने घर चला गया। क्या हुआ आदित्य, तुम उदास क्यों हो? माँ, हमारी सारी फसल बेकार हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। चिंता मत करो, तुम तो हमेशा अपनी मेहनत को ही भाग्य समझते हो, तो फिर क्यों रोते हो? जाओ, जाकर जमींदार से कर्ज ले लो और केशव नगर से बीज खरीद कर ले आओ। अपनी माँ की बात सुनकर आदित्य जमींदार की हवेली पर चला गया। जमींदार साहब, मुझे बीज खरीदने के लिए कर्ज चाहिए। देखो आदित्य, मुझे तुम्हें कर्ज देने में कोई आपत्ति नहीं है, पर तुम तो जानते हो कि मेरा ब्याज बहुत भारी होता है। सोच लो, क्या तुम समय पर मेरा कर्ज चुका पाओगे? जमींदार साहब, सारा गांव जानता है कि मैं मेहनती और ईमानदार हूँ। मुझ पर थोड़ा तो भरोसा कीजिए। सही बात कह रहे हो बेटा आदित्य, लेकिन भरोसा करके उधार दिया जाता है, ब्याज पर कर्ज नहीं। अगर तुम मेरा कर्ज समय पर नहीं चुका पाए तो मैं तुम्हारे खेत पर कब्जा कर लूंगा।
आदित्य गहरी सोच में डूब गया, क्योंकि उसके पास बीज खरीदने के लिए भी धन नहीं था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी पिछली फसल में लगा रखी थी। कुछ देर बाद आदित्य सोचते हुए बोली, ठीक है, मुझे मंजूर है। जमींदार ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं आदित्य को पकड़ा दी। आदित्य स्वर्ण मुद्राएं लेकर केशव नगर गया और अच्छे बीज खरीदकर ले आया। फिर वह पूरी मेहनत से खेतों में बीज बोने लगा। कुछ महीनों में उसकी फसल पककर तैयार हो गई, मगर जैसे ही फसल की कटाई का दिन आया, आदित्य ने देखा कि उसकी फसल में फिर से कीड़े लग गए और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ये देखकर आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए घर आया और सारी घटना अपनी माँ को बताते हुए बोला, माँ, सारी फसल बर्बाद हो गई। ऊपर से मैं जमींदार का कर्जदार भी हो गया। अब हमारी बिटिया का विवाह कैसे होगा? कुछ दिनों में लड़के वाले मोहिनी को देखने आने वाले हैं। ऐसे में तो सारे गांव के सामने हमारी नाक कट जाएगी। तभी वहां जमींदार आ पहुंचा और बोला, अरे ओ आदित्य, मैं अपना धन ब्याज सहित लेने आया हूँ। जमींदार साहब, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है। मुझे कुछ समय की मोहलत और दे दीजिए। ए बुड़बक, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सारा गांव जानता है कि मैं किसी को मोहलत नहीं देता। वादे के मुताबिक अब मैं तुम्हारे खेत पर कब्जा करता हूँ। अगर खेत छुड़ाना चाहते हो तो मेरा धन ब्याज सहित लौटा दो। इतना कहकर जमींदार वहां से चला गया। आदित्य के हाथ से उसका खेत भी चला गया। कुछ ही दिनों में उसके परिवार के भूखे मरने की नौबत आ गई। एक दिन आदित्य अपने पिता से बोला, पिताजी, खेत भी हाथ से चला गया और घर में राशन भी खत्म हो गया। बेटा, मुझे लगता है कि हमारी बिटिया का विवाह अब कभी नहीं हो पाएगा। मैंने सुना है कि केशव नगर के महाराज विक्रम बहुत दयालु हैं। क्यों ना उनसे सहायता मांगी जाए। आप सही कहती हैं माँ। मैं आज ही केशव नगर जाकर महाराज से सहायता मांगूंगा। आदित्य उसी दिन केशव नगर पहुंचा। संयोग से महाराज विक्रम उसे महल के बाहर ही मिल गए। महाराज की जय हो। महाराज, मेरी सहायता कीजिए। मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है और मेरी बहन विवाह योग्य हो गई है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारी फसल में 2 बार कीड़े लगे, जबकि आसपास के किसानों की फसल सुरक्षित रही। इसका अर्थ है कि या तो तुम्हारा भाग्य साथ नहीं दे रहा या तुम झूठ बोल रहे हो। महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। बात खत्म। राजा की बात सुनकर आदित्य उदास हो गया और गांव की ओर लौट चला। आधे रास्ते में वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और बोला, पता नहीं मेरे सुख को किसकी नजर लग गई है। तभी उसकी नजर सामने पड़े एक व्यक्ति पर पड़ी, जिसके शरीर से खून बह रहा था। आदित्य तुरंत उसके पास गया और देखा कि वो मर चुका है। अरे, ये तो मर चुका है। तभी उसकी नजर उस व्यक्ति के हाथ पर पड़ी, जहां एक बड़ा हीरा चमक रहा था। ये हीरा तो बहुत कीमती लगता है। क्यों ना इसे केशव नगर जाकर किसी जौहरी को बेच दूं? इससे मुझे अच्छी रकम मिल जाएगी और मैं जमींदार से अपना खेत छुड़ा सकता हूँ। तभी उसके मन में एक आवाज आई, ये गलत है। ये चोरी जैसा होगा। नहीं, ये सही नहीं है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर फिर दूसरी आवाज आई, अगर तुम इसे नहीं लोगे तो कोई और ले जाएगा। इससे बेहतर है कि तुम इसे बेचकर अपने दुखों का अंत कर लो। ये सोचकर आदित्य हीरा लेकर केशव नगर चला गया और एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा। ये मेरा हीरा है। इसके कितने दाम मिलेंगे? जौहरी हीरा देखकर चौंक गया। वो समझ गया कि इतना कीमती हीरा इस गरीब युवक का नहीं हो सकता। ये लो, इतने का ही है। उसने बहुत कम मुद्राएं दी। क्या कह रहे हो? ये हीरा बहुत कीमती है। इसे वापस करो, मैं किसी और को बेच दूंगा। अब ये हीरा मेरे पास रहेगा। मैं समझ गया हूं कि यह तुम्हारा नहीं है। इतने कीमती हीरे का मालिक फटे कपड़े पहनने वाला नहीं हो सकता। जो दिया है लेकर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत महाराज से कर दूंगा। ये सुनकर आदित्य क्रोधित हो उठा। उसने हीरा छीन लिया और जौहरी को धक्का दे दिया। जौहरी का सिर दीवार से टकराया और वो वहीं दम तोड़ बैठा। ये देखकर आदित्य के हाथ पांव फूल गए।
हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने हत्या कर दी। अब मैं क्या करूं? तभी वहां एक व्यक्ति आ गया। उसने जौहरी को मरा हुआ देखा और आदित्य के हाथ में हीरा देखकर सारा मामला समझ गया। मैंने इसे नहीं मारा। मैंने तो सिर्फ अपना हीरा वापस लिया था जो ये दे नहीं रहा था। मैंने तो उसे धक्का दिया। मुझे नहीं पता वो कैसे मर गया। तुम्हें ये हीरा जंगल में मिला था, है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? ये हीरा तुम्हें उस आदमी के पास मिला होगा जो झाड़ियों में मरा पड़ा था और जिसके शरीर से खून बह रहा था, है ना? हाँ, लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? क्योंकि मैंने ही उसे मारा था। वो मेरा साथी था जो गद्दारी करके भाग रहा था। मैंने पीछे से वार करके उसे मार डाला। कौन हो तुम? मेरा नाम बिरजू है। मैं महाराज विक्रम के राजकोष में काम करता हूँ। मैंने ही राजकोष से स्वर्ण मुद्राएं और हीरे चुराए थे और ये जौहरी उन्हें खरीदता था। अच्छा हुआ ये मर गया क्योंकि ये हमेशा कम दाम देता था। इतना कहकर बिरजू ने अपनी जेब से एक बड़ी पोटली निकाली। उसमें कई छोटे छोटे हीरे चमक रहे थे। ये पोटली तुम रख लो और अपने गांव ले जाओ। मैं कुछ दिनों बाद तुम्हारे घर से इसे ले जाऊंगा। ये तो बहुत सारे हीरे हैं। क्या तुमने इन्हें भी राजा विक्रम के कोष से चुराया है? हाँ, और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि महाराज के मंत्री को मुझ पर शक हो गया है। ये हीरे तुम्हारे घर सुरक्षित रहेंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं महाराज से शिकायत कर दूंगा। मैं कहूँगा कि जंगल में तुमने ही उस व्यक्ति को मारा और उसका हीरा छीन लिया, और जब जौहरी ने हीरा खरीदने से इनकार किया तो तुमने उसे भी मार दी। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बिरजू ने मरे हुए जौहरी के पास से ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं उठाईं और आदित्य को दे दी। अब ये मर चुका है तो इसकी स्वर्ण मुद्राओं पर भी तुम्हारा अधिकार है। आदित्य स्वर्ण मुद्राएं और हीरो की पोटली लेकर अपने गांव चला गया। बिरजू चुपके से उसके पीछे पीछे चला ताकि उसे उसके घर का पता चल सके। कुछ घंटों बाद आदित्य घर पहुंचा। बिरजू लौट गया। आदित्य ने हीरो की पोटली छुपाकर रख दी और स्वर्ण मुद्राएं अपने पिता सुखदेव को देते हुए बोला, पिताजी, महाराज विक्रम ने मेरी कहानी सुनकर मुझ पर दया की और ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब हमारा कर्ज उतर जाएगा, खेत वापस मिलेगा और मोहिनी का विवाह भी हो जाएगा। अगले दिन आदित्य ने जमींदार का कर्ज ब्याज सहित चुका दिया और अपना खेत वापस ले लिया। लेकिन जब वह घर लौटा तो वहां का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। घर में महाराज विक्रम, उनके मंत्री हुकुम सिंह और 2 सैनिक खड़े थे। सैनिकों ने बिरजू को पकड़ा हुआ था। महाराज, हमारे गुप्तचर ने बताया कि बिरजू इसी घर में छिपा था। अब तक जो भी स्वर्ण मुद्राएं और हीरे चोरी हुए थे सब इसी ने चुराए थे। जब हमने जौहरी की दुकान की जांच की तो वह मरा हुआ मिला। महाराज, जौहरी को मैंने नहीं मारा, उसे आदित्य ने मारा है। मेरे साथी को भी आदित्य ने ही मारा है। ये सुनकर आदित्य के हाथ पांव कांपने लगे। और तुम मुझसे सहायता मांगने आए थे? सच सच बता दो, हमारे राजकोष से चुराए गए हीरे कहाँ हैं? डरते हुए आदित्य ने हीरो की पोटली महाराज को दे दी। महाराज, बिरजू झूठ बोल रहा है। मैं तो जौहरी के पास हीरा बेचने गया था। उसकी नीयत खराब हो गई। मैंने हीरा छीना और उसे धक्का दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगा। तभी बिरजू आया और उसने मुझे ये हीरे दिए। उसने धमकी भी दी थी। तुम्हें वो हीरा कहाँ से मिला? जब मैं आपकी सहायता मांगकर लौट रहा था तब रास्ते में मुझे एक मरा हुआ व्यक्ति मिला जिसके हाथ में हीरा था। तुम्हें तुरंत आकर हमें सूचित करना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम भी उतने ही दोषी हो जितना बिरजू। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। महाराज, मैंने जो कुछ भी किया वो मजबूरी में किया।
मेरे परिवार की हालत बहुत दयनीय थी। ये सब बहाने वही लोग बनाते हैं जो मेहनत नहीं करते। जैसे ही राजा विक्रम ने ये कहा, आदित्य को कुछ दिन पहले की घटना याद आ गई। तभी वहां वही साधु आ पहुंचे। उन्होंने शांत नजरों से आदित्य की ओर देखा और बोले, क्यों आदित्य, अब समझ में आया भाग्य का खेल? साधु महाराज, अब मैं समझ गया। मनुष्य का भाग्य अच्छा होना चाहिए, वरना वह कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले, उसे सफलता नहीं मिलती। आपने सही कहा था कि मजबूरी हमें ऐसे काम करने पर मजबूर कर देती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। महाराज, इसे छोड़ दीजिए। ये बेचारा भाग्य का मारा है, मैं इसे जानता हूं। यह मेहनती व्यक्ति है और इसका अपराधियों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है साधु महाराज, अगर आप कहते हैं तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। इतना कहकर राजा विक्रम अपने मंत्री के साथ वहां से चले गए और सैनिक बिरजू को पकड़ कर ले गए। देखो, तुम्हारे भाग्य में कुछ समय के लिए बुरा समय लिखा था, जो अब समाप्त हो चुका है। याद रखना, इंसान की मेहनत जितनी जरूरी होती है, उतना ही उसका भाग्य भी महत्वपूर्ण होता है। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। साधु की बात सही निकली। कुछ महीनों बाद जब आदित्य ने फिर से फसल बोई तो उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और राज्य में सबसे अच्छे दामों में बिकी। इस प्रकार आदित्य ने समझ लिया कि जीवन में मेहनत और भाग्य दोनों का समान महत्व होता है।